न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया प्रोग्राम का, क्योंकि हर शनिवार और रविवार एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं और चर्चा करते हैं, डॉक्टर से भी जानते हैं कि आखिर क्या किसी बीमारी का इलाज संभव है या नहीं है। और आज का विषय हमने चुना है कैंसर, क्योंकि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया और साथ ही साथ ये भी हमने आपको इसी शो के दौरान बताएंगे कि किस तरह कैंसर का इलाज पॉसिबल है, नहीं है, क्या इसके लिए अभी तक कोई व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की ट्रीटमेंट्स है, लेकिन ये कैंसर होता कैसे है, इसके लक्षण क्या है, ये समझना आपके लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है। और ये समझने के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। कैंसर डराने के लिए नाम ही काफी है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसके नए आकलन के अनुसार भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता है और 15 लोगों में एक की मृत्यु कैंसर से ही हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं। हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह के कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैंसर क्या है और ये होता किन कारणों से है? दरअसल शरीर में होने वाली असामान्य और खतरनाक स्थिति जिसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, उसे कैंसर कहते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है जिस पर शरीर का पूरा नियंत्रण रहता है। लेकिन जब किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता तो वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसे कैंसर कहा जाता है। ज्यादातर कैंसर ट्यूमर के रूप में होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर के मामले में ट्यूमर नहीं होता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता और कैंसर के होने का कारण हर पीड़ित के लिए अलग हो सकता है। आमतौर पर खराब जीवन शैली से हो सकता है। विश्व भर में 100 से अधिक प्रकार के कैंसर के बारे में अब तक जानकारी है और कैंसर के इलाज के लिए लगातार रिसर्च भी किया जा रहा है। कैंसर का इलाज मुख्य रूप से कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के साथ की जाती है। लेकिन सभी कैंसर के लक्षण एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे में इसके संकेतों और लक्षणों के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए ताकि समय रहते लक्षणों को पहचान कर निदान और इलाज शुरू किया जा सके। कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, गांठ, त्वचा के रंग में बदलाव होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, बाउल मूवमेंट और ब्लैडर फंक्शन में बदलाव, लिम्फ नोड्स में सूजन, एनीमिया। अगर आपको भी इन लक्षणों में से कुछ महसूस होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। फिलहाल अगर आप स्मोक करना बंद कर दें, खाने पीने का खास ध्यान दें और रेशे वाले फल, हरी सब्जियां खाएं, नियमित जॉगिंग और एक्सरसाइज करें, मोटापा न आने दें, तो स्वस्थ रहने की संभावना पक्के तौर पर ज्यादा रहेगी। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो
आपने रिपोर्ट तो देख ली और ये भी समझ लिया कि आखिर कैंसर किन कारणों की वजह से होता है, लेकिन क्या इसके ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है? और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 जब हम कैंसर की बात करते हैं तो किस प्रकार के कैंसर होते हैं और कौन सा स्टेज कितना डेंजरस होता है, इसको लेकर के हम डॉक्टर से खुद जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवा देते हैं, इस वक्त हमारे साथ दो डॉक्टर स्टूडियो से मौजूद है और एक हमारे साथ इस वक्त वीडियो कॉल पर भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराग भार्गव जी रिटायर्ड सीएमओ है नोएडा से, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर प्रियंका सिंह सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रियंका आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर गरिमा सिंह सीनियर कंसल्टेंट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से ही, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर गरिमा आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी कैंसर को लेकर, क्योंकि कैंसर को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत प्रकार के कैंसर्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बेसिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सबसे शुरुआती लक्षण अगर हम इसे पहचानने की कोशिश करें तो ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, कैंसर जो है ये बॉडी के हर सेल्स जो हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और सारे सेल्स को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो सबको कंट्रोल करता है। तो जो सेल है वो डिवाइड होता है तो कुछ पर्पसफुल सेल बनाता है। इसी तरह से सेल का काम भी स्पेसिफिक होता है। जब कभी डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है या हेरिडिटी कोई चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। जो सेल्स बनते हैं वो पर्पसफुल नहीं रहते, वो कुछ काम नहीं करते और दूसरे सेल्स में भी इन्वेड करते हैं और मेटास्टेसिस भी करते हैं। तो कैंसर जो है बिल्कुल जो आपने बताया कि 4 स्टेजेस में होता है, तो इसके पहले एक 0 स्टेज भी होती है जो कैंसर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होता है। तो उस स्टेज पे पकड़ के हम लोग कैंसर को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा कोई खर्चे का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके लिए हमें अपनी सारी जांचें कराते रहना चाहिए और बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक चीज़ या अलग से कुछ भी चीज़ हो रही है तो वो नोट करते रहना चाहिए। सभी चीज़ों का एग्ज़ाम कराते रहना चाहिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। अब जो कैंसर के लेट स्टेजेस के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट लॉस होना, भूख ना लगना, आपके बहुत ज़्यादा आपको कोई लंप हो जाना बॉडी में, ट्यूमर हो जाना या कोई भी स्किन में चेंजेस हो जाना, तो अब ये कहा जाने लगा है कि 15 दिन से ज़्यादा कोई भी अगर आपकी बॉडी में चेंज दिखता है और वो ठीक नहीं होता है तो तुरंत आपको स्पेशलिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। और हर कैंसर के अलग अलग कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो इनको देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जैसे बोन में, स्किन में। कुछ सॉफ्ट ट्यूमर्स होते हैं, फिर ब्लड कैंसर्स होते हैं, उनके सिम्टम्स अलग होते हैं कि बार बार बीमार पड़ते जाते हैं, इन्फेक्शंस होते जाते हैं और एनीमिया होता जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। करीब 200 तरीके के कैंसर अभी तक ढूंढे जा चुके हैं। आई में कैंसर हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चा जो होता है सिर उठाता ही नहीं है माँ की गोद से और उसको दिखना भी कम हो जाता है। तो ये सब अगर शुरुआती दौर पे पकड़ लिए जाते हैं तो ये इनको ठीक भी कर लिया जाता है, लेकिन अगर बात की स्टेज में होता है तो वो अंग भी निकालना पड़ जाता है। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौटूंगी। और क्योंकि डॉक्टर अनुराग भार्गव ने बहुत आसान सी भाषा में समझाया कि किस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको नज़र आए तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है और आप नियर बाई डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, और ताकि आप ये जान पाए कि कहीं आप में वाकई कैंसर के सिम्टम्स डेवलप तो नहीं हो रहे और ये जो सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाकई कैंसर है भी या नहीं है, किसी और बीमारी से तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। डॉक्टर प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर प्रियंका, क्योंकि अभी डॉक्टर अनुराग ने एक सिम्टम का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि लंप के बारे में उन्होंने जिक्र किया। लंप मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉमन सुना है लोगों के मुंह से भी कि अगर उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना ऐसा करना पड़ता है कि उनके बॉडी में लंप हो रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या फिर सिर्फ बॉडी में जो छोटे छोटे लम्प्स हो जाते हैं घमौरियों की वजह से भी। कई बार हमने देखा है कि किसी किसी की वो घमौरियों की वजह से भी बड़े बड़े लम्प्स के फॉर्म में वो आता है। लंप को लेकर कितना ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। और ये डेंजरस कैसे पता चलेगा कि डेंजरस है या नहीं है? देखिए, किसी भी तरह के कैंसर की शुरुआत यूजली एक गांठ की तरह होती है। लंप जो हम हिंदी में गांठ बोलते हैं, है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है कि ज़्यादातर कैंसर के लम्प्स जो होते हैं वो शुरुआत में पेनलेस होते हैं, उनमें यूजली पेन नहीं होता है
अनलेस वो बढ़ जाए और आसपास के टिश्यूज़ में फैले और वो आसपास के टिश्यूज़ पे दर्द करना शुरू करें। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास पेशेंट्स लेट स्टेजेस में पहुंचते हैं, क्योंकि वो पहले अपने ये सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि लंप है, चलिए छोटी सी गांठ है, दर्द नहीं कर रही है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, जब कभी दर्द करेगी तब शायद दिखा लेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। कैंसर के जो गांठ होती है वो यूजली पेनलेस होती है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी एक गांठ आपको ऐसी महसूस होती है जो शायद पहले नहीं थी, अभी नहीं, आपने पहली बार महसूस की है और उसका साइज़ या तो बढ़ रहा है या उसके आसपास के स्किन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, रेडनेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी लगे तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से चेक कराइए। हर लंप कैंसरस हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि सिंपल गांठ हो सकती है, उसको सिर्फ निकालना काफ़ी होगा। और कई बार ये कैंसरस लंप्स हो सकते हैं जो कि मैलिग्नेंट होते हैं, जो कि आगे बढ़ने का, बाकी टिश्यूज़ में फैलने का पोटेंशियल रखते हैं, वो डेंजरस हैं। तो कोई भी नया चेंज आपको अपनी बॉडी में महसूस हो, आपको कहीं पे भी कोई गांठ हो, आपको अपने ब्रेस्ट में कोई लंप फील हो, आपको गले में कोई लंप फील हो, आपको अपने आर्मपिट में कोई लंप फील हो, या मेल्स में टेस्टिकल्स में उनको कोई लंप फील हो, कुछ भी इस तरह का अबनॉर्मल चेंज जो पहले नहीं था अब अचानक से उत्पन्न हुआ है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने ज़रूर चाहिए। और साथ ही डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, आपने ये कहा कि मेल और फीमेल ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये कितने ड्यूरेशन तक अगर ये रहता है या रिपीट अगर होता है तो इसे हम क्या समझ सकते हैं कि क्या ये डेंजरस है और हमें किस वक्त डॉक्टर के पास जाने की सोचनी चाहिए? देखिए, ज़्यादातर लम्प्स अगर आपकी बॉडी में वो पहले से है, शायद 1-2 साल से है और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर अगर कुछ अभी आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन से कुछ नई चीज़ फील हुई है जो पहले नहीं थी, वो आपको अलर्ट करना चाहिए। और अगर उसमें पेन है, अगर वो सॉलिड नहीं है, वो दबाने पे दब रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें पस कलेक्शन हो, प्रॉब्ली ऐसा कुछ हो सकता है। पर अगर वो सॉलिड है और पेनलेस है और नई चीज़ डेवलप हुई है, पहले नहीं थी, वो आपको अलर्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर प्रियंका। डॉक्टर अनुराग, मैं आपका भी रुख करूंगी क्योंकि आपने अभी इससे पहले जैसे स्टेजेस के बारे में भी जानकारी दी, तो थोड़ा सा डिटेल हम आपसे और भी चाहेंगे कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अगर घर पे कोई ट्रीटमेंट स्टार्टिंग स्टेज में लेने की सोचता है, चाहे हम हेल्थ को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ वाइज भी डाइट को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है, तो इस बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, कैसे बदलाव किया जा सकता है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो डाइट के लिए चीज़ें हैं उसमें कार्सिनोजेनिक्स बहुत सारे हो गए हैं और बहुत सारे मार्केट में भी हो गए हैं और बहुत सारे अलग अलग जगह पे भी हो गए हैं। जैसे कहीं पे एस्बेस्टस शीट्स बन रही हैं तो उसके वजह से एस्बेस्टस पार्टिकल्स होते हैं और वो बॉडी में जाते हैं। कहीं पे जो खाना है उसमें डाइज जो हैं, वो रंग जो जिनको कहते हैं कि वो अगर खाने लायक रंग नहीं है तो वो खाते हैं तो उससे काफ़ी कैंसर हो जाते हैं। फिर जैसे तंबाकू खाना, तो तंबाकू खाने से, और तंबाकू को जर्दा जो खाते हैं उसको मुंह में दांत के नीचे दबा के रखते हैं तो उससे उस जगह पे कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर। माउथ कैंसर। जी, इसी सर। तरीके से सिगरेट स्मोकिंग से बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं। फिर अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन से भी लिवर भी डिजनरेट हो जाता है और उसमें भी कैंसर हो जाने की संभावना हो जाती है। इस तरीके से दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर के आसपास रंगाई का कोई काम हो रहा हो तो आपके पानी को वो एडल्ट्रेट कर सकता है, तो उससे आपके बहुत कैंसर हो जाने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। फिर अगर मार्केट में आप जा रहे हैं और रंगी हुई सब्जियां आपको मिल रही हैं तो वो भी एक अपने आप में बड़ी दिक्कत की चीज़ है। तो और दूसरी बात, जैसे ये मसाले हैं, लाल मिर्च को भी लोग रंग के बेच रहे हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक्स हैं। जो हल्दी है उसमें अलग रंग मिला दे रहे हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों में जो ये डाइज़ हैं और ये बहुत सारे जो खाने लायक चीज़ें नहीं हैं, वो जब मिल जाती हैं तो उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, अगर आप डाइट को लेकर भी, क्योंकि डॉक्टर ने इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहने के लिए आपको कहा है कि केमिकल से बने हुए या रंगे हुए प्रोडक्ट्स जो आप ख़रीदते हैं खाने के लिए, ऐसे में उनसे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है और पहचान करने की ज़रूरत है कि क्या ये नकली है या असली है।
कोशिश कीजिए आप जितना ऑर्गेनिक फॉर्म में किसी भी खाने को खा सके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद साबित होगा। और साथ ही साथ अल्कोहल और सिगरेट का सेवन ना के बराबर करें। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते तो ये तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए, हरी सब्जियों का सेवन करें, डॉक्टर अनुराग ने बताया, ताकि आपकी सेहत बिल्कुल ही ठीक रह सके और आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचाकर भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर गरिमा का भी मैं रुख करूंगी। डॉक्टर गरिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर गरिमा, क्योंकि हमने ये देखा है कि कई तरीके के कैंसर्स को अब तक इनके बारे में जानकारी जुटाई जा चुकी है। जैसे डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर अनुराग दोनों ने ही कहा कि अब तक 100, 150, 200 के करीब कैंसर के प्रकार ढूंढे जा चुके हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे कॉमन 6 प्रकार के कैंसर बताए जाते हैं। इसमें सर्वाइकल कैंसर भी है, यहाँ तक हमने सुना है थ्रोट कैंसर भी है, और भी इसमें बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो कि बेहद कॉमन है भारत में। तो ऐसे में हम ट्रीटमेंट्स को लेकर अगर बात करें तो भारत में इस वक्त कौन कौन से ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो कि अवेलेबल है? जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, अगर हम ले के लिए, उसमें हेड एंड नेक का 15% उसका एंड ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में मोस्ट कॉमन है जी। सो बेसिकली मॉडलिटी ट्रीटमेंट सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी। अगर हम इसमें ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो अर्ली स्टेज में होता है, लाइक स्टेज 1। सो इसमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने से उनको लिमिटेड मॉडलिटी में ट्रीट करते हैं, लाइक सर्जरी followed by radiation plus minus chemo dependent upon the risk factor। and जब कैंसर ये लोकली जाता है तो हमें मल्टी का जरूरत होती है। इसमें सर्जरी भी, कीमोथेरेपी भी और रेडियो। एंड जब स्टेज होता है तब बेसिकली ट्रीटमेंट टेबल होता है पेशेंट। इसमें मेनली कीमो रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ तो रेडिएशन एडवांसमेंट है, सभी उपलब्ध है, लाइक लीनियर एक्सलेट देते हैं, इमेज गाइड, इंटेंसिटी मॉडरेट थेरेपी। एंड सर्वाइकल कैंसर में भी इंटेंसिव वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है डॉक्टर गरिमा, मैं आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर प्रियंका भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, क्योंकि अभी हम ट्रीटमेंट्स को लेकर जैसे बात कर रहे थे, और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी इन दिनों हमने सुना है कि डॉक्टर्स की ओर से भी इस बात की जानकारी दी गई है कि काफ़ी लंबे समय से रिसर्च चल रहा था और अब इसके लिए एक प्रकार की वैक्सीन भी आ चुकी है मार्केट में। ये वैक्सीन कितनी कारगर है और कब कब इसे महिलाओं को खासतौर पर लगवाना चाहिए, या सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी है? इसको लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूँगी। देखिए, सर्वाइकल कैंसर पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पर सबसे अच्छी बात सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये है कि दिस इज़ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर। सबसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि उसको होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि 80 to 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से होता है, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV वायरस बोलते हैं। और HPV वायरस इतना ज़्यादा कॉमन है कि हमारी 80 to 85% ऑफ जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी होती है। तो अगर हम पहले से कोई ऐसी वैक्सीन दे सके जो बच्चों में दी जा सके तो इससे बचा जा सकता है। HPV जो वायरस है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है और वो इतना कॉमन है कि फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के वक्त ही वो आपकी बॉडी में आ जाता है और वो एक दीमक की तरह होता है। वो तुरंत आपकी बॉडी में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई सिम्टम्स नहीं पहुंचाएगा, आपको शायद कुछ महसूस भी नहीं हो, पर वो सालों तक जब आपकी बॉडी में, आपके सर्विक्स में रहता है तो वो धीरे धीरे वहाँ के सेल्स को डैमेज करता रहता है और धीरे धीरे वो, जैसे अभी सर ने भी बोला था, वो स्टेज 0 से शुरू होता है, एक प्री कैंसरस स्टेज से शुरू होता है और आगे बढ़ते हुए स्टेज 1, 2, 3, 4 तक पहुंचता है। तो अगर हम बच्चों में इसको वैक्सीन देते हैं पहला सेक्सुअल कांटेक्ट होने से पहले, तो शुरुआत हम बोलते हैं 9 इयर्स की एज से 9 to 26 की एज तक, तो सभी बच्चों को, सभी लड़कियों को देना चाहिए। उसके बाद भी जो लोग सेक्सुअली एक्टिव अभी नहीं हैं
वो 45 की एज तक ये वैक्सीन ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली इफेक्टिविटी उसकी थोड़ी कम होगी। जितना जल्दी वैक्सीन लेंगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा उसको उस वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो 9 की एज से हम वैक्सीन एडवाइस करते हैं। और HPV वायरस सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं है, वो उसके अलावा वजाइनल कैंसर, वर्बल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर में भी होता है। तो लड़कों को भी, जो बच्चे हैं हमारे 9 साल से 16 साल की एज में जो लड़के हैं, उनको भी ये वैक्सीन देनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रियंका आप हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर गरिमा, और इनसे हम और ज़्यादा डिटेल में कैंसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्दी इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर को लेकर के, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि आप सभी लोगों तक अवेयरनेस फैले। अवेयरनेस इन कारणों से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर के क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपको या फिर आपके नोन में आसपास में किसी को भी अगर कैंसर है तो फिर उन्हें घबराने की नहीं, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ में डॉक्टर से को विजिट करने की ज़रूरत है ताकि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है पता लगाया जा सके। और अगर ट्रीटमेंट है तो पॉसिबली आपको ट्रीटमेंट मिल जाए सही समय पे, सही उपचार के साथ में, ताकि आप स्वस्थ हो सके। एक बार फिर से हम चर्चा की ओर लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर अनुराग बने हुए हैं। और डॉक्टर प्रियंका से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। डॉक्टर प्रियंका के पास लौटूंगी, उससे पहले मैं डॉक्टर अनुराग आपका भी रुख कर रही हूँ। देखिए, जब हम कैंसर की बात करते हैं, आपने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनके बारे में अब तक पता लगाया जा चुका है, रिसर्च अभी भी जारी है, ट्रीटमेंट्स को लेकर भी रिसर्चेस जारी है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर हम बात गवर्नमेंट की करते हैं, गवर्नमेंट भी लगातार कदम उठा रही होती है आम लोगों के लिए भी, ताकि उन तक अवेयरनेस फैले, लोगों को ट्रीटमेंट्स मिले। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी क्या कोई कैंपेन या किसी प्रकार से अवेयरनेस के रूप में भारत में भारतीय सरकार की ओर से किसी प्रकार से अवेयरनेस फैलाई जा रही है, वो कैसे और क्या कुछ अभी तक तैयारियां हुई हैं गवर्नमेंट की ओर से? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया है, NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़। इसमें जो है, ये जो भी नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन इन्फेक्टिव डिसीजेज़ हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं हो सकते हैं, तो वो सारे उसमें कवर्ड हैं, और उसी में कैंसर भी कवर्ड है। और उसके लिए जगह जगह सर्वे कराए जाते हैं और पूरा वो कराया जाता है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि हर गांव में जो हो गए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स लगा दिए गए हैं, पोस्ट कर दिए गए हैं। वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सारे गांव का सिजरा अपने पास बना के रखेंगे कि उस गांव में इतने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इतने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इतने कैंसर के मरीज़ हैं, इतने थायराइड के मरीज़ हैं। और सारा पूरा एक स्टेटिस्टिक्स जो है पूरी कंप्यूटराइज्ड, पूरे सब चीज़ें जो है वो पूरे गवर्नमेंट के पास पहुँचती हैं। तो जिससे पूरा किस बीमारी पे कितना पैसा खर्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका पूरा एलोकेशन उस हिसाब से बनाया जाता है। और जब अगर किसी को भी वो डायग्नोज कर लेते हैं कि इसको ये बीमारी है या उसको कोई अनटोवर्ड चीज़ दिख रही है, तो उसको पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि वो कैसे कैसे रेफ़र होगा। और पहले तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएगा, फिर ज़िला अस्पताल पे जाएगा। और अब तो हर ज़िले में लगभग ऑलमोस्ट या 2-2 जिलों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है, वो वहाँ पे जाएंगे। और उसका पूरा सिस्टम बन गया है। और आजकल तो आयुष्मान कार्ड भी बन गया है, जिससे वो प्राइवेट में भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम डेवलप हो गया है। साथ ही डॉक्टर, मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल इसलिए भी समझना चाहूँगी क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि उन तक भी ये अवेयरनेस पहुँचे। आपने जिक्र किया कि ये पहले से तय होता है कि किस वक्त में कहाँ पर रेफ़र करना है, लेकिन जब डायग्नोसिस की बात आती है, डायग्नोसिस के स्तर पर ही लोग झिझक जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं कैंसर को लेकर, और वो किस डॉक्टर के पास जाए उन्हें समझ ही नहीं आता है। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी कि बेसिक अगर सिम्टम्स किसी को नज़र आए तो वो किस डॉक्टर के पास पहले जाए, और अगर क्योंकि खासतौर पे टेस्ट प्राइजेस को लेकर भी, कॉस्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों में कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर वो गरीब तबके से आते हैं तो उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। इनके लिए भी क्या कोई व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट की ओर से? देखिए, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं सारे के सारे, उनमें बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे सारे टेस्ट हो जाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं पूरे सभी जगह के, उनमें जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे फ्री में हो जाते हैं।
और जब कोई स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत होती है तो पूरा चैनल होता है, जगह जगह कैंसर हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, ऑल इंडिया तक उनको भेजने का पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ऑल इंडिया में भी बेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, उनका अलग विंग खुल गई है। तो इसी तरीके से हर जगह कैंसर के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। और इस बार तो यूपी गवर्नमेंट ने भी अपने उसमें एजेंडा में ले लिया है, हर ज़िले में एक कैंसर का अस्पताल खुलेगा। तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है कि गवर्नमेंट भी लगातार हम सभी के लिए काम कर रही है, और अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है, ताकि अवेयरनेस भी फैलाई जा सके कैंसर को लेकर कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। साथ ही डॉक्टर गरिमा का इस बीच में रुक करूँगी। अच्छा डॉक्टर गरिमा, हमने कई बार ये भी महसूस किया या लोगों को देखा है आपस में बातचीत करते हुए भी, डिस्कस करते हुए भी कि ठीक है हमने तो यूट्यूब पे वीडियो देख लिया है कि इसके डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या पहले स्टेज के लिए या किस तरीके के स्टेजेस होते हैं, हम इससे जान सकते हैं वीडियो के जरिए कि ये सिम्टम्स है तो अच्छा इसी स्टेज का कैंसर है, और उसके बाद हम अचानक से कोई दवाई लेकर के आ जाए कि हम इसे ऐसे ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, आयुर्वेदिक तौर पर क्योर कर सकते हैं। कितना सेफ हम इसे ठहरा सकते हैं, या वाकई ये बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है अगर कोई खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करे? जी आप सही कह रही है, क्योंकि अभी मेरे ओपीडी में पेशेंट आया, मैंने पूछा कि ऑपरेशन हम नहीं कराना, उनका कैंसर था जिसका ऑपरेशन की जरूरत थी। हमने वीडियो देखा है, कुछ लोगों से सुना कि हम ऑपरेशन अगर कराएंगे तो ये शरीर पे और भाग में फैल जाए, बट ये टोटली उनका जो था वो गलत धारणा थी। क्योंकि जो उनका कैंसर था ऑपरेशन कराने के बाद रेडिएशन थेरेपी की जरूरत थी। ऐसे कई मिथ हैं और जो ऐसी गलत धारणा बना लेते हैं यूट्यूब से या इधर उधर से सुन के, दूसरी के गलत धारणा होती की सही है या आयुर्वेदिक किसी विशेष पद्धति पे नहीं जानी है। लेकिन जो पेशेंट ऐसे जिनका कैंसर का इलाज हो सकता है, वो अगर किसी जिसे झोला छाप कहते हैं उनके पास पहुंच जाए तो ऐसे बहुत से पेशेंट हमें मिलते हैं जो उनका इलाज सब है वो नाइलाज हो जाते हैं। तो बेहतर ये होगा, एक मैसेज है कि अगर कोई भी ऐसे साइन और सिम्टम दिखते हैं तो प्रॉपर उसको दिखाएं। गूगल और या यूट्यूब पे बहुत ही जानकारियाँ होती हैं, बट इसमें आपको विशेषज्ञ की सलाह पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने भी ध्यान से सुना कि डॉक्टर गरिमा का यही कहना है कि कई बार कुछ सिम्टम्स दिखते ही हम तुरंत उसे गूगल करने लगते हैं या यूट्यूब पे ढूंढने लगते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर सिर्फ शुरुआती लक्षण बन भी रहे हैं और आप अगर गूगल या फिर यूट्यूब के भरोसे बैठ जाते हैं खुद का इलाज करने, तो फिर ना केवल जानलेवा लेकिन इसके स्टेजेस बढ़ते चले जाएंगे और हो सकता है एड ऑन कुछ और भी बीमारियां हो जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा आप अलर्ट रहिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, खुद डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर प्रियंका, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे टोबैको को लेकर के, क्योंकि हमने देखा है कि हम राह चलते कई लोगों को स्मोक करते हुए देखते हैं, हम अपने ऑफिस में अपने घरों पर भी कई बार हम देखते हैं कि लोग स्मोक करते हैं, और कितनी चेतावनियां हमने अब तक देखी हैं एडवर्टीजमेंट, सिगरेट्स के पैकेट्स पर भी माउथ कैंसर होने का खतरा, थ्रोट कैंसर होने का खतरा या अलग अलग तरीके के कैंसर डेवलप हो सकते हैं, ये बार बार चेतावनी दी जाती है, बावजूद इसके लोग टबैको कंज्यूम करते हैं। इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना डेंजरस है ये लोगों के लिए और इससे किस किस प्रकार के कैंसर हो सकते हैं? देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इस धरती पे सबसे खतरनाक चीज़ टबैको ही है, क्योंकि टबैको का आपको शायद आप जब टबैको या तो स्मोक करते हैं या नॉन स्मोकेबल टबैको अगर यूज़ करते हैं तो शायद 15-20 मिनट के लिए आपको एक किक मिलता है, आपको एक अच्छा फीलिंग होता है, बट उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो बुरे दुष्प्रभाव हैं, वो आपके शरीर में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। और लोग ये नहीं समझते कि टबैको खाने से सिर्फ गले का कैंसर नहीं होता। अगर आप स्मोक करते हैं टबैको तो वो आपके विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में जाता है, वो लंग कैंसर कॉज कर सकता है। उसके अलावा जब आप चुएबल टबैको यूज़ करते हैं, गुटखा, खैनी, जर्दा, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो उसका रस आपके पूरे मुंह में फैलता है और फिर वहाँ से वो आपके फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से वो आपके इंटेस्टाइन्स में जाता है और वहाँ से वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो आपके बॉडी के हर ऑर्गन में पहुँचता है और वो जहाँ भी पहुँचता है वो हर जगह का
कैंसर कर सकता है। इनफैक्ट उसके बाहर निकलने का रास्ता आपके पेशाब के रास्ते के थ्रू है, तो वो काफ़ी देर तक आपके ब्लैडर में भी कलेक्टेड रहता है जब तक आप जाके यूरिन पास नहीं करते। तो ब्लैडर कैंसर तक भी का भी मोस्ट कॉमन कॉज टबैको ही है। तो टबैको तो किसी भी हालत में उसको यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टबैको अगर आपको आज पता चला है मेरी बात के द्वारा या कहीं से भी कि आपके लिए टबैको का सेवन अच्छा नहीं है और आप आज छोड़ते हैं, तो आपका कैंसर का रिस्क किसी ऐसे इंसान के कैंसर के रिस्क के बराबर आने जिसने कभी टबैको यूज़ नहीं किया, उसमें भी कम से कम 10 साल लगेंगे। वो आपकी बॉडी से उसका असर इतनी धीरे धीरे जाता है। तो बेस्ट तो ये होगा कि आप टबैको का सेवन ना ही करें। और अगर कुछ बच्चे या कुछ अडल्ट भी पीयर प्रेशर की वजह से ऑलरेडी ये यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, तो जितना जल्दी उसको छोड़ दें उतना अच्छा है। किसी बीमारी के होने का इंतज़ार नहीं करें। और सिर्फ कैंसर नहीं, टबैको से और भी बहुत सारी बीमारी होती है। आपके ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, आपका हार्ट डिजीज़ेस बढ़ते हैं। तो टबैको का कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जिससे उसका इस्तेमाल करना जस्टिफाई हो सके। तो टबैको का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, कुछ देर के एक्साइटमेंट और कुछ देर के उत्सुकता के लिए आप जो टबैको का इस्तेमाल कर लेते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। और इसी वजह से गवर्नमेंट भी यही कहती है कि किसी भी टोबैको प्रोडक्ट को बिना चेतावनी के आप नहीं सोल्ड कर सकते। और इसी वजह से आप जब टेलीविज़न पर भी एड्स देखते हैं तो ये सिर्फ स्मोक को प्रमोट करने के लिए नहीं, लेकिन इसे कमतर करने के लिए वो एड्स दिखाए जाते हैं कि इससे क्या क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट भी उठा रही है, लगातार आपको अवेयर किया जा रहा है। बावजूद इसके अगर आप ऐसा कुछ भी कदम उठाते हैं तो आप खुद अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर अनुराग, क्योंकि देखिए हम बार बार स्वास्थ्य को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं और हम ये भी कहते हैं कि जब हम जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क हमारे हेल्थ पर पड़ता है, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो हम मेडिकेशंस क्यों ना ले रहे हो। तो ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम एक्सरसाइज को लेकर भी बातचीत करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज करना ही नहीं पसंद करते, या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ठीक है अगर हमने ऑफिस जाते वक्त भी अगर 1 किलोमीटर की वॉक कर ली तो वो हमारे लिए दिन भर के लिए एक्सरसाइज है। कितना एक्सरसाइज ज़रूरी है दिन भर में 2 समय, एक बार, या कब कब के लिए, किन लोगों के लिए ज़रूरी है, इस बारे में मैं थोड़ा आपसे जानकारी चाहूँगी। देखिए, जैसे हमारे बाहरी शरीर है जिसमें मसल्स और बोन्स और ये सब जो ऊपर से दिखती है, स्किन दिखती है, तो हर चीज़ जो होती है वो हेल्दी होनी चाहिए। तो अगर ये मसल्स हेल्दी होंगे तो अंदर के जो ऑर्गन्स होंगे वो भी जब अपना काम ठीक से करेंगे तो उनको भी एक्सरसाइज का मौका लगेगा। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज एक्सटर्नल जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एक्सरसाइज होंगे, तो उससे सभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। और अगर हेल्दी बॉडी के ऊपर भी कोई भी चीज़ होती है तो वो जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका भी एक्सर्शन वो सह सकती है। कम से कम जो है अगर हेल्दी आदमी है तो उसको 10,000 कदम रोज़ एक्सरसाइज में अपने लाना चाहिए, जिससे कि वो पूरी बॉडी उसकी मूव कर सके, पसीना भी निकल सके। तो पसीने से टॉक्सिन्स निकल सकते हैं, उसकी वजह से किडनीज़ पे कम काम आएगा, कम मेहनत पड़ेगी। उसी तरीके से जो है जो मसल्स हैं वो अपने एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड पंपिंग में वो हेल्प करते हैं। तो सारी चीज़ें उससे वो हेल्थ हो जाएगी, हार्ट की भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो सारी चीज़ें हमारी लाइफ भी लंबी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। तो बिल्कुल देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ना केवल अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज़ें अपने डाइट में शामिल कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप हेल्दी बने रहें। डॉक्टर गरिमा, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जैसे अभी हमने डाइट को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के जाना, टोबैको का यूज़ करें ना करें, कितना हद तक सही है या गलत है, इस बारे में भी हमने जाना। लेकिन आपसे मैं एक और चीज़ समझना ये चाहूँगी कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर को लेकर के अलग अलग प्रकार, अलग अलग सिम्टम्स भी बताए जाते हैं। लेकिन जब बात सबसे कॉमन कैंसर्स की आती है, और इससे पहले हमने जैसे ब्लड कैंसर को लेकर डिस्कस किया है, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर डिस्कस किया, ब्लड कैंसर में मैं आपसे थोड़ा सा उन लोगों के लिए समझना चाहूँगी कि अगर कोई भी ब्लड कैंसर से जूझ रहा है तो उनके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और क्योंकि ये कहा जाता है कि बार बार आपको अपना ब्लड प्यूरिफाई करवाने की ज़रूरत होती है, ये कितना नेसेसरी है? तो अगर कोई भी अगर ब्लड
कैंसर से जूझ रहा है, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है ब्लड कैंसर की, जिसमें ट्रीटमेंट उसी पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज का ब्लड कैंसर है। कीमोथेरेपी की जरूरत है या उसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, या उसको रेडिएशन के बाद ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तो बेसिकली ब्लड कैंसर में ऑल डिपेंड करता है कि किस स्टेज का कैंसर है। बहुत से ब्लड कैंसर होते हैं जिसमें कीमो के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उनको फॉलोअप पे रखा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ ब्लड कैंसर, ट्रांसफ्यूजन और किस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफ्यूजन देना हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर प्रियंका, कैंसर क्या ट्रांसफरेबल है, ये म्यूटेट होता है? और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ जीन की वजह से ही लोगों में कैंसर को लेकर ये कहा जाता है कि अगर आपके परिवार के सदस्य में किसी में कभी रहा है कैंसर तो वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती जाती है, ये सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ करार देंगे इसे? नहीं, बेसिकली जो भी कैंसर है वो हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर एक डीएनए होता है। उस डीएनए में हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं जिनको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशंस हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे फंक्शन को, बॉडीली फंक्शन को कुछ इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। कुछ म्यूटेशंस अच्छे नहीं होते हैं और वो हमारी बॉडी ज़्यादातर रिपेयर कर लेती है, पर किसी वजह से अगर वो रिपेयर नहीं कर पाए और उससे हमारी बॉडी के फंक्शन में कुछ गड़बड़ी पैदा हो तो वो कैंसर बन सकता है। ये म्यूटेशंस, ये डीएनए जो आपको मिला है, ये आपके म्यूटेशंस जो हैं वो हर वक्त आपके डीएनए में हो रही हैं। इस वक्त हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, इस वक्त भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहे हैं। ये या तो आपकी बॉडी में उत्पन्न हो सकते हैं या फिर ये आपकी बॉडी में आपने पहले से आपके मदर या आपके पेरेंट्स में थे, वहाँ से आप इनहेरिट करते हैं। तो बेसिक चेंज तो जेनेटिक ही है, वो ही कैंसर कॉज करेगा, पर वो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके पेरेंट्स से मिले, वो आपकी बॉडी में आपके जीवन काल के दौरान भी उत्पन्न हो सकते हैं। पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर म्यूटेशन आपके बॉडी में, अगर वो कैंसरस म्यूटेशन भी है तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट करे। अगर आपने उसको उस तरह का एनवायरनमेंट दिया, वो रिस्क फैक्टर्स दिए, तभी वो आपकी बॉडी में वो कैंसर की तरह प्रेजेंट करेगा। तो बेसिक कॉज ज़रूर जेनेटिक है, ट्रांसफरेबल भी है, पर फैमिली हिस्ट्री के साथ आने वाले कैंसर्स का परसेंटेज बहुत कम है। ज़्यादातर कैंसर्स आप ही की बॉडी में उत्पन्न हो रहे हो, यानी ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकता है। जी ठीक है डॉक्टर अनुराग, जब हम कैंसर को लेकर के बात करते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल भी रहता है कि अब ना जाने क्या होगा। तो इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट होता है जब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कैंसर, लेकिन कब तक आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो? और ट्रीटमेंट को लेकर भी एक और सवाल इसमें मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, ट्रीटमेंट कितना कारगर रहता है कैंसर को लेकर? क्योंकि हमने देखा है कि अगर कुछ लोग ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब आपके बॉडी में कैंसर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद या 1-2 साल के अंदर ही हम देखते हैं दोबारा से कैंसर उनमें कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो जाता है और फिर वो अगले स्टेज पर बढ़ करके आता है। तो इस बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूँगी, ऐसा क्यों? देखिए, कैंसर जो है, अगर आपने इलाज कराया उसका और डॉक्टर ने बताया आप ठीक हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो गए और आप घर बैठ जाएंगे और आराम से अपना लाइफ लीड करेंगे। तो उसके लिए आपको फॉलो अप कराते रहना पड़ेगा। उसके लिए जैसे अगर मान लीजिए किसी को थायराइड कैंसर है, थायराइड कैंसर में उसने थायराइड निकलवा दिया, तो थायराइड निकलवा देने के बाद वो हार्मोन थेरेपी पे चलेगा। तो हार्मोन थेरेपी पे टाइम टू टाइम वो देखा जाता रहेगा कि कितना TSH उसके बन रहा है। अगर TSH ज़्यादा होने लगा है तो इसका मतलब होगा कि कैंसर सेल्स जो हैं रिकर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ जो है बिल्कुल फॉलो अप में रहनी चाहिए। और अगर आप ठीक भी हो गए हैं तो भी आपको फॉलो अप में रहना है, और जिन लोगों को कैंसर नहीं भी हुआ है उनको भी अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं पे भी हो तो जैसा बताया गया है कि 0 स्टेज का भी कैंसर वगैरह पकड़ लेते हैं तो उससे सब वो क्योर हो जाता है। ऐसे आजकल बहुत बड़े बड़े लोगों को थोड़ा थोड़ा कहीं पे कुछ निकल आता है तो उसको तुरंत ऑपरेट करा लेते हैं, जिससे कोई भी उनको साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ का ना हो पाए।
तो देखिए इंडिया में भी बहुत तरीके का ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और जैसा डॉक्टर्स भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट भी लगातार मदद कर रही है, यहाँ तक इस पर रिसर्च वर्क भी जारी है। इसके लिए भी एक अलग से बजट अलॉट होता है ताकि कैंसर पेशेंट्स के लिए इलाज ढूंढे जा सके। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, जानना है कि इसे क्योर किया जा सकता है या नहीं और कितना डेंजरस या किस स्टेज में इस वक्त ये कैंसर है, किस टाइप का ये कैंसर है। डॉक्टर गरिमा, क्योंकि जब हम कैंसर को लेकर बातचीत कर ही रहे हैं और इस बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूँगी डिटेल में कि वैक्सीनेशंस का भी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन ऐसे में ये वैक्सीनेशन क्या हर प्रकार के कैंसर के लिए काम करता है या सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ऐसे कैंसर्स है जिस कैंसर को ट्रीट करने के लिए शुरुआती स्टेज में हम ये वैक्सीन दे सकते हैं उन लोगों को? जी, सो बेसिकली ये हर प्रकार के कैंसर में काम नहीं करता है, क्योंकि जो हमने कैंसर के लिए वैक्सीन डेवलप किया, मोस्ट इफेक्टिव जो वैक्सीन डेवलप हुआ है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए हुआ है, जिसमें डॉक्टर प्राज्ञा ने पहले ही 9 से 13 साल के बच्चों भी जब ये लगाते हैं तो इसकी इफिशिएंसी सर्वाइकल कैंसर से अराउंड 95% है। जी, तो बेसिकली मेन जो हमारा अभी वैक्सीनेशन डेवलप हुआ है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए। अभी अदर कैंसर्स के लिए इसको वर्क कर रहा है, बट वी डोंट हैव एनफ डेटा ऑन। ठीक, यानी अभी और रिसर्च वर्क की ज़रूरत है और ज़्यादा ट्रीटमेंट्स पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर प्रियंका, क्योंकि ट्रीटमेंट्स को लेकर ही हम अभी तक बातचीत कर रहे थे और एक सवाल ये भी था कि अभी आपने टोबैको को लेकर के तो बताया, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खासतौर पे कैंसर पेशेंट्स को परहेज़ करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। इस बारे में भी मैं आपसे चाहूँगी उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचे जिनके घर में अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो पहले से ही उन्हें कंट्रोल किया जा सके। और मेडिकेशन को लेकर, क्योंकि डॉक्टर अनुराग ने भी कहा कि अगर फॉलो अप नहीं लेते तो ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। देखिए, पहली बात तो कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है तो उससे आपको कैंसर नहीं फैलेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि साथ में रह नहीं सकते, साथ में खाना नहीं खा सकते, बच्चों को आसपास नहीं रख सकते। बट हाँ, अगर आपकी फैमिली में कैंसर है और वो आपका जेनेटिक रिस्क हो गया, आपके फैमिली में है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको नहीं हो सकता। तो आपको अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर, आपकी घर की जो फीमेल्स हैं, आपकी अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो आपकी मदर, आपकी नानी, आपके बच्चे, आपकी मासियाँ, आपकी बहनें, उनके बच्चे, ये उस तरह के रिस्क में आते हैं जिनमें वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उन लोग को हम कहते हैं कि आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं। हेल्थ चेकअप तो सभी को कराना चाहिए एक पर्टिकुलर एज के बाद। सारे हेल्थ चेकअप्स एज के हिसाब से ही डिज़ाइन किए जाते हैं कि उस एज में क्या क्या कॉमन बीमारियां होती हैं। तो उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको पैप स्मेयर कराना है, मैमोग्राम कराना है, चेस्ट एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, मेल्स में PSA कराना है। जिनकी फैमिली में ऑलरेडी हमें पता है कि इस तरह का कोई कैंसर रहा है तो उनको हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे जिन फैमिलीज़ में कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं उनको हम बोलते हैं कि उनको साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। वो हम आम जनता को नहीं कहते हैं। आम जनता में जो कॉमन कैंसर्स हैं उस हिसाब से आपके हेल्थ चेकअप्स डिज़ाइन होते हैं। सिर्फ ब्लड टेस्ट करा के ना छोड़ दें, पूरा हेल्थ चेकअप कराएं जिसमें आपका हार्ट का भी टेस्ट होगा, आपका एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी होगा, आपका एज के हिसाब से जो कॉमन कैंसर्स हैं उससे रिलेटेड टेस्ट। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल और मैं करूंगी, समय का थोड़ा अभाव है तो शॉर्ट में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। लोग कहते हैं, एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा कि अगर आपको कैंसर है तो हेयर फॉल तो पक्का है, क्या ये मिथ है या सही है? नहीं, देखिए, हेयर फॉल क्यों होता है? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैंसर क्या होता है। कैंसर किसी भी तरह के सेल में डेवलप हो सकता है। अगर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है उसकी तो वो कैंसरस है। तो जब कीमोथेरेपी हम देते हैं तो कीमोथेरेपी के जो मेडिसिन है वो पूरी बॉडी में जाके काम करती है। तो जहाँ जहाँ भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं वो सब पे काम करेगी। तो आपके जो आपके हेयर हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं तो वो फॉल करेंगे। आपके नेल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं तो नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे। आपकी गट लाइनिंग है
वो बहुत जल्दी चेंज होती है, तो उसकी वजह से आपको नोज़िया वॉमिटिंग होगी, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी पे काम कर रहा है, तो वो जहाँ जहाँ काम करेगा वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। पर अगर आपका सर्जरी हुआ है या आपका रेडिएशन किसी ऐसी जगह नहीं हुआ है जहाँ आपको बाल हैं सर में नहीं हुआ है, या मतलब जहाँ पे आपकी बॉडी में बाल हैं, अगर उस एरिया में नहीं हुआ है तो उससे कोई हेयर फॉल नहीं होगा। टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी में यूजुअली हेयर फॉल नहीं होता, और इनफैक्ट हर कीमोथेरेपी से भी हेयर फॉल नहीं होता, वो पर्टिकुलर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है। अलग अलग तरीके के ड्रग्स का जो इस्तेमाल होता है उन कारणों की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रकार के कैंसर में हेयर फॉल हो। फिलहाल आज हेल्दी इंडिया में बस इतना ही। डॉक्टर अनुराग भार्गव हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर प्रियंका सिंह हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर गरिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। और साथ ही ये आपने समझा कि कैंसर को लेकर के आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अलर्ट रहिए, डॉक्टर के पास विजिट कीजिए और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसी के साथ हेल्दी इंडिया में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।